नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे बीए फर्स्ट सेमेस्टर में आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ या विशेषताएं। तो हर आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल इससे संबंधित प्रवृत्तियाँ जो हैं एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो आज हम आदिकाल की प्रवृत्तियाँ पढ़ेंगे। तो देखते हैं आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ। तो हिंदी साहित्य का आदिकाल राजनीतिक दृष्टि से पतन की ओर उन्मुख था। सामाजिक दृष्टि से दीनहीन, धार्मिक दृष्टि से क्षीण और साहित्य की दृष्टि से पर्याप्त संपन्न काल था। आदिकाल में प्रमुख रूप से रासो साहित्य की रचना हुई है। अतः आदिकालीन साहित्य की प्रवृत्तियां रासो साहित्य की प्रवृत्तियां ही मानी जा सकती हैं। इन ग्रंथों में पाई जाने वाली प्रवृत्तियों का उल्लेख अग्रलिखित बिंदुओं के अंतर्गत किया जा सकता है। यदि आपसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे तो केवल आपको जो हेडिंग दिया गया है इसको लिखना है, और यदि उससे अधिक, ठीक है, लघु उत्तरीय में पूछे तो ये हेडिंग सहित उसका वर्णन करना है, हेडिंग के अंतर्गत जो वर्णन किया गया है। अति लघु में अगर प्रश्न करे तो केवल हेडिंग हेडिंग याद कर लेना है। तो पहली विशेषता क्या है? युद्धों का सजीव वर्णन। तो रासो ग्रंथों में किए गए युद्ध वर्णन जीवंत प्रतीत होते हैं। इन काव्य ग्रंथों में जहाँ जहाँ युद्ध वर्णन के प्रसंग हैं वहाँ ऐसा लगता है जैसे कवि युद्ध का आंखों देखा हाल सुना रहा है। चारण कवि, चाहे चारण कवि कहो या आदिकाल के कवि कहो, तो चारण कवि भी कलम का ही नहीं तलवार के भी धनी थे। यानी कि उनको कलम चलाना ही नहीं बल्कि तलवार चलाना भी आता था। इसलिए अवसर पड़ने पर अपने अपने आश्रयदाताओं के साथ रण क्षेत्र में जाकर तलवार के जौहर भी दिखाते थे। जौहर मतलब कला, तलवार की कला भी दिखाते थे, जौहर भी दिखाते थे। युद्ध के दृश्यों का उन्होंने अपनी आंखों से देखा था। अतः युद्ध वर्णन में जो कुछ भी कहा गया है वह उसकी अपनी वास्तविक अनुभूति है। इन कवियों ने केवल सैन्य बल का ही नहीं बल्कि योद्धाओं की उमंग, मनोदशाओं और क्रियाकलापों का सुंदर वर्णन किया है। अगली हेडिंग है कि प्रशंसा, आश्रयदाताओं की प्रशंसा। रासो ग्रंथों के रचयिता चारण अपने आश्रयदाताओं, राजाओं की प्रशंसा में काव्य रचना करना परम कर्तव्य मानते थे। अपनी चरित्र नायक की श्रेष्ठ और प्रतिपक्षी यानी जो विपक्षी राजा की हीनता का वर्णन अतिशयोक्त में करना चारणों की मुख्य विशेषता कही जा सकती है। अतिशयोक्त मतलब बढ़ा चढ़ाकर। दरबारी कवि होने के कारण इन कवियों ने आश्रयदाताओं के शौर्य, यश, वैभव का काल्पनिक तथा अतिशयोक्तपूर्ण वर्णन किया है। अगली प्रवृत्तियां हैं, अगली विशेषता है ऐतिहासिक राष्ट्रीयता की भावना का अभाव। ठीक है, उनमें एकता का क्या था? अभाव था। यद्यपि रासो साहित्य के चरित्र नायक ऐतिहासिक व्यक्ति हैं, पर इन काव्य ग्रंथों में ऐतिहासिकता की रक्षा नहीं की गई है। इन ग्रंथों में वास्तव में तथ्य कम है, कल्पना अधिक है। फलस्वरूप अनेक ऐतिहासिक भ्रांतियां उत्पन्न होती हैं। इन ग्रंथों के रचयिताओं ने जो वर्णन किए हैं वह समकालीन इतिहास से मेल नहीं खाते। घटनाओं, नामावली, तिथियां का जब जो विवरण रासो काव्य में प्राप्त होता है वह इतिहास सम्मत नहीं है, इतिहास में के यानी इतिहासकारों के मत के अनुसार नहीं है। ऐतिहासिक चरित्र नायकों को लेकर लिखे गए काव्य ग्रंथों में जिस सावधानी की उपेक्षा की जाती है उसे ये नितांत दूर रहे हैं। परिणामतः इन ग्रंथों में भी किसी ऐतिहासिक तथ्य और सत्य का उद्घाटन नहीं होता। अगली विशेषता है वीर तथा श्रृंगार रस की प्रधानता, यानी वीर रस के साथ श्रृंगार रस का भी वर्णन। तो रासो ग्रंथों में वैसे तो सभी रसों का समावेश हुआ है, पर वीर और श्रृंगार रस की प्रधानता इनमें परिलक्षित होती है यानी दिखाई देती है। युद्ध का सजीव वर्णन होने से वीर रस की योजना इनमें स्वाभाविक रूप से हो गई है। वीरों के मनोभाव एवं आदम्य उत्साह का जैसा हृदयग्राही वर्णन रासो काव्य में किया गया है वैसा अन्यत्र मिलना मुश्किल है। पृथ्वीराज रासों में ऐसे अनेक मर्म का स्पर्श करने वाले स्थल हैं जहाँ वीर रस का पूर्ण परिचय हुआ है।
युद्ध शौर्य प्रदर्शन के लिए तथा सुंदर राजकुमारियों से विवाह करने के उद्देश्य से लड़े जाते थे। उस समय युद्ध क्यों लड़े जाते थे? या तो शौर्य प्रदर्शन के लिए तथा सुंदर राजकुमारियों से विवाह करने के लिए। अतः श्रृंगार रस के भावपूर्ण वर्णनों का समावेश भी इन काव्य ग्रंथों में पाया जाता है। अगली विशेषता है कल्पना की अधिकता। ये कवि क्या करते थे? अधिक कल्पना करते थे, यानी बढ़ा चढ़ा कर लिखते थे। तो आदिकाल कवियों की रचनाएं तथ्य पर आधारित न होकर कल्पना प्रधान थीं। ऐतिहासिक पात्र तो इन रचनाओं में हैं, पर इतिहास बहुत कम है। कवियों ने कल्पना का आश्रय लेते हुए घटनाओं, नामावलियों तथा तिथियों तक की कल्पना कर ली है। वास्तव में इन रासो काव्य में संभावना और कल्पना पर अधिक बल दिया गया है, तथ्यों पर कम। अपने आश्रयदाताओं की वीरता का काल्पनिक वर्णन करने में उन्होंने अतिशयोक्ति का आश्रय लिया है और इसी क्रम में ऐतिहासिक सत्य की उपेक्षा कर दी है। अगली विशेषता है डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग। उस समय इनकी रचनाओं की भाषा क्या थी? डिंगल पिंगल। तो आदिकाल की रासो साहित्य में जिस भाषा का प्रयोग किया गया है वह आधुनिक हिंदी से बहुत अलग है। अपभ्रंश और राजस्थानी भाषा की जो मिले जुले रूप का प्रयोग चारण कवियों ने रासो ग्रंथ में किया उसे डिंगल कहा गया है। और इसी प्रकार तत्कालीन अपभ्रंश और ब्रज भाषा के मेल से बनी भाषा को पिंगल कहा जाता है, जिसका प्रयोग भी इन कवियों ने अपने ग्रंथों में किया है। धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर अवश्य करिए।